फ्रेंड्स, आज हम बायोमॉलिक्यूल्स को पढ़ने जा रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री है कि 4 चैप्टर्स हैं, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। और इसी तरह से कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 4 आवर जो है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। और प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑन द इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। तो आप ध्यान से उन लिंक्स की तरफ जाइए। और आज हम डिस्कस करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोटीन्स के बारे में। देखिए बाप, सबसे पहले प्रोटीन्स जो होते हैं वो नेचुरली अकरिंग बायोमॉलिक्यूल्स हैं, या इसे हम ये भी कह सकते हैं नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स हैं। अब बात आती है कि इसमें पॉलीमर है तो इसका मोनोमर क्या है। इसमें सेम टाइप का मोनोमर नहीं होता है, इसमें बेसिकली 20 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं। तो जो इसे हम हेट्रो टाइप ऑफ पॉलीमर बोल सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड से मिलके ये पॉलीमर बनता है। तो ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, और सेम अमीनो एसिड्स के ये लॉन्ग चेन्स नहीं होती हैं, डिफरेंट अमीनो एसिड से मिलके बेसिकली ये पॉलीमर बनता है। अब अमीनो एसिड क्या चीज होती है? अमीनो एसिड होता है बेसिकली अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक के साथ वाली कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। उस कार्बन पे जब NH2 ग्रुप लग जाता है तो अल्फा अमीनो एसिड्स, इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर है। अब इसमें ये जो R ग्रुप है, ये जो R है, ये साइड चेन हो गई। इसमें सबसे छोटा ग्रुप R जो है वो H भी हो सकता है। अगर हम H लगा देंगे तो वो अमीनो एसिड कहलाता है ग्लाइसिन। अदरवाइज H के अलावा CH3 होगा, चेन बढ़ती जाएगी, CH3 CH2 CH3 CH3 CH2, ऐसे 3 कार्बन 4 कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी। और अगर हम अदर देन H इसमें ग्रुप लगाते हैं तो ये वाली कार्बन जो है वो कायरल होगी। फिर से देख लो, प्रोटीन्स जो होते हैं वो नेचुरली अकरिंग बायोमॉलिक्यूल्स हैं या पॉलीमर्स हैं, पर ये होमोपॉलीमर्स नहीं होते हैं। इसमें सेम टाइप ऑफ मोनोमर नहीं होता है, ये हेट्रोपॉलीमर्स में आते हैं। अमीनो एसिड डिफरेंट टाइप के होते हैं इसमें। और ये अगर पूछा जाए कि इसके मोनोमर्स क्या है तो अमीनो एसिड्स हैं, और ऑल अमीनो एसिड्स इन ए प्रोटीन सेम नहीं होते हैं, ठीक। अब अमीनो एसिड्स क्या हैं? अमीनो एसिड्स में अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, अल्फा कार्बन के ऊपर NH2 का ग्रुप होता है, और ये इस तरह से कार्बोक्सिलिक की चेन होती है। और अल्फा कार्बन किसे कहते हैं? कार्बोक्सिलिक के साथ वाली कार्बन को अल्फा ग्रुप कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं, ठीक है। और ये R ग्रुप जो है H से शुरू हो सकता है। जब हम H इसमें लेंगे तब उसे हम बेसिकली, सबसे छोटा अमीनो एसिड है ग्लाइसिन है, वही एक अमीनो एसिड है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकली एक्टिव तब कहते हैं जब इसे चारों ग्रुप डिफरेंट हो जाए। जैसे इस कार्बन को देखो, एक बॉन्ड पे R लगा है, एक पे NH2, एक पे कार्बोक्सिलिक, एक पे H, तो ये कायरल कार्बन हो जाएगी। तो ये अमीनो एसिड बेसिकली क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन अगर इस R पे हम H लगा दें तो इस कार्बन पे 2 ग्रुप क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, H और H। तो उस केस में उसे ग्लाइसिन कहते हैं, और ग्लाइसिन जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो बेसिकली प्रोटीन जो है वो अल्फा अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब हम इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन 2 तरीके से की जा सकती है। पहला, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक। अब न्यूट्रल कब है? अगर एक प्रोटीन में इक्वल नंबर ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, जो अमीनो एसिड्स का मिलके जो प्रोटीन बना हुआ है, अगर उसमें इक्वल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक और अमीनो ग्रुप है तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल अमीनो एसिड्स हो जाएगा। वहीं पर अगर उसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है अमीनो से ज्यादा हो जाते हैं तो उस केस में वो अमीनो एसिड्स क्या हो जाएंगे? बेसिकली वो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा? दैट इज एसिडिक। अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर जो अमीनो एसिड्स हैं उसमें बेसिक ग्रुप ज्यादा हो जाए, मतलब अमीनो ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक से ज्यादा हो जाता है, तो वो मॉलिक्यूल जो हो जाएगा वो बेसिकली बेसिक हो जाएगा। फिर से सुनो, अगर एक मॉलिक्यूल जो है वो अमीनो एसिड से मिलके बना है, अगर उस मॉलिक्यूल के अंदर इक्वल नंबर ऑफ अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। लेकिन अगर उसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा है और अमीनो ग्रुप कम है तो वो एसिडिक हो जाएगा। और अगर बेसिक ग्रुप ज्यादा है और एसिडिक ग्रुप कम है, मतलब कार्बोक्सिलिक कम है, तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा, ठीक है ये चीज। तो ये इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। फिर उसकी क्लासिफिकेशन आती है ऑन द बेसिस ऑफ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं विच आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, जो कि बेसिकली डाइट या जो हम एक्स्ट्रा लेते हैं उसी से वो
फुलफिल होते हैं। इसका एग्जांपल आ जाता है वेलाइन, इसका एग्जांपल आ जाएगा। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं विच आर सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी होते हैं, और इसका एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, ग्लाइसिन। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, और इनका एक एक एग्जांपल आप याद कर सकते हो। इसका ग्लाइसिन हो जाता है, और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के अंदर कौन आ जाता है, वेलाइन आ जाता है। ठीक है, अब आप देखिए अमाइनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज। अमाइनो एसिड्स जो है बेसिकली कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। अमाइनो एसिड्स वाटर सॉल्युबल होते हैं, बट ऑब्वियस है इसके पास कार्बोक्सिलिक और NH2 ग्रुप है, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, तो डेफिनेटली दे आर वाटर सॉल्युबल। हाई मेल्टिंग सॉलिड्स हैं और दे बिहेव लाइक अ सॉल्ट। अगर हम वाटर में इसको ऐड करते हैं तो बेसिकली ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, तो देयर इज अ इंटर ट्रांसफर ऑफ H+ आयन, तो ये नेगेटिव आयन बन गया और ये प्लस आयन। ये एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है। एम्फोटेरिक मतलब इट कैन एक्ट एज बोथ एज एन एसिड एज वेल एज बेस। तो ये H+ आयन दे सकता है तो ये एसिड हो गया, और ये H आयन गेन कर सकता है तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। फिर से देख लो कि अगर एक्वस मीडियम में हम बात करें तो एक्वस मीडियम में ये एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बोथ नेगेटिव और पॉजिटिव एंड प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये एसिड और बेस का काम कर सकता है। और ये एक ही मॉलिक्यूल में जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन जो प्रेजेंट होते हैं, इसको बेसिकली क्या बोला जाता है, ज्विटर आयन भी बोला जाता है। ठीक, अब ध्यान से देखो, अगर हम इसकी फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं तो ये वाली कार्बन कायरल हो गई। ठीक है, अगर हम NH2 को लेफ्ट साइड पे रखते हैं तो इसे L कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है, L अमाइनो एसिड्स बोला जाता है। अगर यहाँ पे हम R की जगह H लगा दें तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको उस केस में क्या बोला जाता है, ग्लाइसिन बोला जाता है। लेकिन बाकी सारे अल्फा अमाइनो एसिड्स जो हैं वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव हैं, एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में R की जगह H होता है, और ये L कॉन्फ़िगरेशन होती है अगर हम NH2 को लेफ्ट साइड पे रखते हैं, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गई, ये इसकी फिशर प्रोजेक्शन हो गई। ये से यहाँ तक समझ आ गया कि अमाइनो एसिड जो है दे बिहेव लाइक अ सॉल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन इन वाटर, और ये एम्फोटेरिक बिहेवियर शो क्यों करते हैं, बिकॉज यहाँ पे NH3+ हो गया और ये CO- हो गया। इट एक्ट एज अ ज्विटर आयन, ये ज्विटर आयन की तरह बिहेव करते हैं। एक ही मॉलिक्यूल में दोनों एंड का प्रेजेंट हो रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करें। प्रोटीन जो है बेसिकली अल्फा अमाइनो एसिड से मिलके बना हुआ है, तो अगर हम कहें इसे इट्स अ पॉलीमर ऑफ द अल्फा अमीनो एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अगर हम देखें तो क्या चीज है, इट्स अ पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। वैसे अमीनो एसिड डिपेंड करता है NH2 की पोजीशन, वो बीटा गामा डेल्टा भी हो सकता है। कार्बोक्सिलिक के साथ वाले कार्बन को अल्फा कहते हैं, तो बीटा कार्बन उसके साथ वाली हो गई। लेकिन अगर प्रोटीन देखें तो प्रोटीन अल्फा अमीनो एसिड से बने होते हैं। अब ये जो आपस में अमीनो एसिड्स हैं ये कैसे कनेक्टेड होते हैं, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड, या इसे पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज असल में है क्या, इट्स अ अमाइड बॉन्ड, जो ऑर्गेनिक में हम पढ़ते हैं। जो देखो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का कार्बोक्सिलिक और दूसरे मॉलिक्यूल का NH2 ग्रुप, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। देखो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। जैसे कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो अगर हम इस कार्बोक्सिलिक को ऐसे लिखे, ठीक है, तो नाइट्रोजन ने ये लोन पेयर यहां से शेयर करें तो इसका OH ग्रुप बाहर जाएगा और इसका H, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NH, तो ये अमाइड बॉन्ड बन गया। इसी को पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो अगर हमने इसे पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनानी है तो यहां से बस आप ऐसे कर दो, चेन बढ़ा दो, और कार्बोक्सिलिक का बेसिकली क्या कर दो, OH हटा दो, तो यहाँ पे N यूनिट लगा सकते हो। इसके N मॉलिक्यूल N और N मोल वाटर के बाहर आ जाएंगे। आपको समझ आ गई बात। फिर से देखो, अगर एक मॉलिक्यूल अमीनो एसिड का दूसरे मॉलिक्यूल अमीनो एसिड से आपस में रिएक्ट करता है, तो एक का कार्बोक्सिलिक दूसरे के NH2 ग्रुप से अटैक करता है। नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर कार्बोनिल से शेयर करा, तो इसका OH और इसका H यानी कि मिलके वाटर बाहर निकल गया, तो यहाँ पे ग्रुप क्या बचेगा, अमाइड बॉन्ड होता है। ये अमाइड बॉन्ड को ही बेसिकली पेप्टाइड लिंकेज बोला जाता है। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। समझ आ गई बात। तो कार्बोनिल और NH हो गया। तो अगर मुझे पॉलीमेरिक चेंज शो करनी है तो NH2 हमेशा NH में चेंज हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक किसमें चेंज हो जाएगा, कार्बोनिल में। तो ऐसे आप शो कर सकते हो। समझ आ गई बात, ये कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। प्रोटीन इज मेड अप ऑफ द अल्फा अमीनो एसिड विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द पेप्टाइड बॉन्ड, और पेप्टाइड बॉन्ड बेसिकली क्या है, अमाइड बॉन्ड होता है। समझ आ गया ये कैसे बनना है,
ठीक। और एक ये चीज इंपॉर्टेंट है ज्विटराइन है कि अल्फा अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो वाटर में बेसिकली ज्विटराइन की तरह एग्जिस्ट करते हैं। इंटर ट्रांसफर ऑफ H+ आयन हो गया, ये NH3+ और CO- और इनका एम्फोटेरिक बिहेवियर है, मतलब इट कैन एक्ट एज बोथ एसिड एज वेल एज बेस। नेक्स्ट पॉइंट, अमीनो एसिड्स में ये जो कार्बन CH अल्फा कार्बन, ये कायरल कार्बन होती है, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ये अमीनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव है। NH2 ग्रुप को लेफ्ट साइड पे रखते हैं तो ये L कन्फिग्रेशन हो जाती है। आपको समझ आ गया, ठीक। अब हम आगे बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर शेप। मॉलिक्यूलर शेप के बेसिस पे ये दो टाइप का है, फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको याद करने हैं, ठीक है। फाइब्रस प्रोटीन जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि फाइबर टाइप शेप है, और ग्लोबुलर प्रोटीन से पता चल रहा है कि दैट इज ये स्फेरिकल शेप टाइप है। तो फाइब्रस प्रोटीन क्या है, इट्स अ पॉलीपेप्टाइड चेन when run parallel to each other, ठीक है। और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़ी है, बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड द डाइसल्फाइड बॉन्ड। वहीं पर ग्लोबुलर प्रोटीन क्या है, जिसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट्स व्हेन द चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल अराउंड टू गिव अ स्फेरिकल शेप। जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो कॉइल अराउंड कर जाती है और उसमें शेप कैसे आ जाती है, स्फेरिकल शेप आ जाती है। इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन दे रन पैरेलल टू ईच अदर एंड दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो आपको दोनों की स्ट्रक्चर में बेसिक डिफरेंस आ गया मॉलिक्यूलर शेप में। सेकंड, ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर हो गई, फॉर्म कर गई, ये स्फेरिकल शेप का हो गया। इट इज इनसॉल्युबल, फाइब्रस प्रोटीन इनसॉल्युबल इन वाटर है, वहीं पर ग्लोबुलर प्रोटीन क्या है, सॉल्युबल इन वाटर है। इसके कॉमन एग्जांपल में आते हैं केराटिन जो कि फाउंड इन हेयर है, और मायोसिन जो कि प्रेजेंट इन दी मसल है। और इसके कॉमन एग्जांपल में आ जाता है इंसुलिन आ जाता है, एंड दी एल्बुमिन्स आर दी कॉमन एग्जांपल ऑफ दी ग्लोबुलर प्रोटीन। आपको समझ आ गया दोनों की बेसिक डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर शेप, फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन फाइबर लाइक शेप है क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल टू ईच अदर व्हिच आर हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड द डाइसल्फाइड बॉन्ड। जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन में चेन जो है वो कॉइल आपस में करती हैं, दे चेन कॉइल अराउंड टू गिव द स्फेरिकल शेप। दे आर सॉल्युबल इन वाटर है, जबकि फाइब्रस प्रोटीन इनसॉल्युबल इन वाटर है। ये दो मेन इनके बीच में डिफरेंस है, और एक एक एग्जांपल आप इनका याद कर सकते हैं। अब देखिए आप, हमने फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन पढ़ा, वो बेसिकली मेन डिफरेंस नहीं होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है कि हाँ भाई फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन के बीच में डिफरेंस लिखो, तो वो एक आपका टॉपिक एनसीईआरटी ने अलग से पहले स्पेसिफाई किया हुआ था कि हाँ भाई प्रोटीन को दो टाइप में डिस्टिंग्विश किया जाता है, फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। अगर हमें प्रोटीन्स की शेप को डिस्कस करना है तो इसको बेसिकली 4 लेवल पे डिस्कस करा जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिंपल चेन्स है, दे हैव वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन है, और हर पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस है, ठीक। अब यही पॉलीपेप्टाइड चेन जब अंडरगो फोल्डिंग्स है ड्यू टू दी हाइड्रोजन बॉन्ड इन इटसेल्फ, तो उससे कौन सी स्ट्रक्चर बन जाती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की दो टाइप है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड। अब टर्शरी स्ट्रक्चर क्या है, अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर जो फर्दर फोल्डिंग होती है बाय इटसेल्फ ड्यू टू दी हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया और आयनिक बॉन्ड हो गया, तो उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर बनती है उसे हम क्या कहते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं, और इट गिव्स राइज टू दी फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, सम प्रोटीन्स हैव 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ठीक है, जिसको कि हम उसका सब यूनिट्स कहते हैं। द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ दीज सब यूनिट्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, इन्हीं सब यूनिट्स का जो स्पेशल अरेंजमेंट है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब आपको समझ आ गया। तो अब हमने पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन अल्फा हेलिक्स एंड दी बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। तो आपको प्रोटीन समझ आ गया क्या है। प्रोटीन्स बेसिकली किसके बने हुए हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स के बने हुए हैं। अल्फा अमीनो एसिड्स का मतलब एक ही कार्बन के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है और NH2 ग्रुप लगा हुआ है। सिर्फ ग्लाइसिन है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, क्योंकि जो वो R ग्रुप है वो H हो जाएगा। अब बाकी सारे अमीनो एसिड्स क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। अब असेंशियल अमीनो एसिड्स है, नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स है। नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स बॉडी खुद बनाती है, और जबकि असेंशियल अमीनो एसिड्स हमें डाइट वगैरह से लेने पड़ते हैं, ठीक है, जिनका एक एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, ठीक।
फिर हमने पता कि अमीनो एसिड्स जो हैं अगर हम वाटर में देते हैं तो ये बेसिकली ज्विटराइन में की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ द इंटर ट्रांसफर ऑफ द H+ आयन। एक CO- बन जाएगा और एक NH3+ बन जाता है। ठीक है, ये एम्फोटेरिक नेचर का हो गया, आपको समझ आ गई बात। फिर हमने बात करी है दैट इज डिफरेंस बिटवीन द ग्लोबुलर प्रोटीन एंड द फाइब्रस प्रोटीन। और ग्लोबुलर प्रोटीन फाइब्रस प्रोटीन बेसिकली टर्शियरी स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। और अगर डिटेल में हमें बात करनी है प्रोटीन की स्ट्रक्चर या शेप के बारे में तो उसे 4 लेवल पे स्टडी किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। प्राइमरी में 1 और 2 पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है विच इज हैविंग अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अगर एक प्रोटीन में जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन है जो फोल्ड हो जाती है बाय इटसेल्फ ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड तो उसे कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सच फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसके 2 टाइप हैं, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट। ठीक है, टर्शियरी स्ट्रक्चर in a protein polypeptide chain gets further folded upon itself by the hydrogen bond, तो उसे हम क्या कहेंगे, टर्शियरी स्ट्रक्चर है, जिसका फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन इसका it give rise to fibrous and globular protein. A quaternary structure, some proteins have 2 or more polypeptide chains known as subunits. The spatial arrangement of these subunits with respect to each other is known as the quaternary structure. तो अब हम पढ़ेंगे अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट के बीच में डिफरेंस। अब हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर की टाइप्स होती हैं। अगर हम अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर की बात करें तो द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन सच ए वे दैट पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म्स अ हेलिकल स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे अगर एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, सिंगल चेन है, उसके अंदर इस तरह से कॉइल कर जाती है जस्ट लाइक अ स्टेयरकेस, तो इंटरमॉलिक्यूलर जो उसमें विद इन अ चेन जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है जिसकी वजह से वो इस तरह की शेप ले लेती है, हेलिकल टाइप स्ट्रक्चर ले लेती है, तो उसे हम अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, दैट इज इसकी अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फिर से देख लो, द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म विद इन अ चेन सच दैट पॉलीपेप्टाइड चेन टेक अ फॉर्म ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर, जैसे कि फॉर एग्जांपल केराटिन जो प्रेजेंट होता है हेयर के अंदर, तो इस तरह की हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म कर जाती है। पर बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर के लिए एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं चाहिए होती है, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जब हम लेते हैं तो और उनको मैक्सिमम एक्सटेंड कर देते हैं और वो चेन्स आपस में कैसे जुड़ी होती हैं, बाय दी हाइड्रोजन बॉन्ड, तो उस टाइप की स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। फिर से देखो, ऑल पेप्टाइड चेन्स व्हेन आर स्ट्रेच्ड टुगेदर, मतलब 2 या 2 से ज्यादा चेन जो पॉलीपेप्टाइड चेन की जब स्ट्रेच की जाती है टू द मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड दे आर लेड साइड बाय साइड which are held together by the intermolecular hydrogen bond, such structure are known as the beta plated structure। तो ये इस तरह से दिखाई देती है और इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये चेन जैसे साइड बाय साइड एक दूसरे को लेड है और इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, जबकि जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और ये हेलिकल स्ट्रक्चर ले लेती है बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये सिंगल स्ट्रक्चर से भी अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ की जा सकती है, पर बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर जो ड्रॉ करने के लिए 2 और मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स ली जाती हैं जो एक दूसरे के साइड बाय साइड लेड है और उनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर की 2 टाइप हो गई, दैट इज अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर हो गई। अब हम आगे पढ़ रहे हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर राइट ए नोट आ जाता है, राइट ए नोट ऑन द डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन। अब ये होता क्या है, ध्यान से देखो ये चीज। बेसिकली सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नेटिव प्रोटीन क्या होता है, उसी के बाद आपको डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में लिखना है। नेटिव प्रोटीन वो होता है प्रोटीन फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम with a unique 3-dimensional structure and biological activity is called native protein। फिर से देख लो ये चीज, प्रोटीन फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम जिसकी 3-dimensional स्ट्रक्चर है और उसकी यूनिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, ठीक है, ये चीज उसको नेटिव प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम विद ए यूनिक 3-dimensional
स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और उसके यूनिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, उसको नेटिव प्रोटीन कहते हैं। अब इस नेटिव प्रोटीन को जब हम सब्जेक्ट करते हैं, चेंजेस सब्जेक्ट करते हैं, मतलब चेंज लाते हैं, जैसे फिजिकल चेंज लाइक चेंज इन टेम्परेचर कर दिया, केमिकल चेंज कर दी, या चेंज पीएच में करते हैं, तो ये इसके अंदर के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होती है। मतलब ड्यू टू दिस ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड हो जाते हैं एंड हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड एंड प्रोटीन लूजेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। फिर से देख लो ये चीज, जो नेटिव प्रोटीन है उसमें प्रोटीन की एक यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है और उसकी यूनिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। उस नेटिव प्रोटीन को जब हम सब्जेक्ट करते हैं चेंज इन इट्स फिजिकल चेंज लाइक चेंज इन टेम्परेचर, केमिकल चेंज या चेंज इन पीएच, देन हाइड्रोजन बॉन्ड गेट्स डिस्टर्ब। ड्यू टू दिस ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड कर जाते हैं एंड हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड and protein loses its biological activity. During denaturation, 2 degree and 3 degree structures of protein are destroyed, but 1 degree structure उसकी destroy होती नहीं है, remain intact. 2 degree and 3 degree structure of protein destroy हो जाती है and 1 degree structure of the protein remain intact. आपको समझ आ गई बात डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब आगे हम पढ़ेंगे डीएनए, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, और न्यूक्लिक एसिड्स में हम पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए के बारे में डिफरेंस और डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए। ठीक है, आपको समझ आ गया ये डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का टॉपिक। अब हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं न्यूक्लिक एसिड्स। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं। देखो आप, जो न्यूक्लियस है, प्रेजेंट न्यूक्लियस ऑफ द लिविंग सेल है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरेडिटी। न्यूक्लियस ऑफ लिविंग सेल जो है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरेडिटी फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। ठीक है, अब आगे बात आती है कि जो पार्टिकल्स ऑफ द न्यूक्लियस है ऑफ द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरेडिटी है, दे आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। फिर से देख लो, जो पार्टिकल्स ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द लिविंग सेल है, पार्टिकल्स ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ लिविंग सेल, जैसे हम कहते हैं अभी अगर हम किसी मैटर को लेते हैं तो मैटर को कहते हैं कि वो एटम्स का बना हुआ है। एटम्स किसका बना हुआ है? हम कहते हैं वो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियर पार्ट और आउटर न्यूक्लियर पार्ट हो गया। और न्यूक्लियर पार्ट के अंदर कौन है? न्यूक्लियस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है। उसी तरह से जो हेरेडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो बेसिकली न्यूक्लियस ऑफ द लिविंग सेल होता है। अब न्यूक्लियस ऑफ लिविंग सेल किस चीज का बना हुआ है? न्यूक्लियस ऑफ लिविंग सेल जिस चीज का पार्टिकल्स का बना हुआ है उसको कहते हैं क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस जिन पार्टिकल्स का बना हुआ है, न्यूक्लियस ऑफ सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरेडिटी, दे आर, उन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब ये किस चीज के बने हुए हैं? ये बेसिकली प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स हैं। तो आपको समझ आ गया कि न्यूक्लिक एसिड बेसिकली कहाँ है। न्यूक्लिक एसिड्स बेसिकली जो है वो बेसिकली क्रोमोसोम्स जो है वो बना हुआ है प्रोटीन का और न्यूक्लिक एसिड्स का। न्यूक्लिक एसिड्स एक बायोमोलिक्यूल्स है। समझ आ गया आपको बात? ठीक है, अब ये जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं ये 2 टाइप के हैं, एक डीएनए हो गया और एक आरएनए हो गया। और डीएनए हो गया डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए हो गया राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब दीज न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं, अगर इन दोनों की बात करें, ये दोनों न्यूक्लिक एसिड जो है ये लॉन्ग चेन पॉलीमर होता है ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। दे आर लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स होता है। आगे हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स का डिफरेंस और डीएनए और आरएनए का डिफरेंस हम पढ़ेंगे। सो दे आर कॉल्ड, ऐसे इन्हीं न्यूक्लिक एसिड्स को हम ये भी कह सकते हैं, दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। इनको हम क्या कह सकते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। अगर हम इनका हाइड्रोलिसिस करते हैं, डीएनए और आरएनए का हाइड्रोलिसिस करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करा तो क्या मिला? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। वैसे ही डीएनए और आरएनए का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें 3 चीजें मिलती हैं। एक हमें मिलती है पेंटोज शुगर, ठीक है, फिर दूसरा मिलता है फॉस्फोरिक एसिड और तीसरा हमें मिलता है दैट इज नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसे हम बेस कहते हैं। ठीक है ये चीज। तो फिर से देख लो, हाइड्रोलिसिस करने पे पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसे हम बेस कहते हैं। समझ आ गई बात आपको? ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड्स एंड, और आगे हम पढ़ते हैं दैट इज
डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस। नाउ वी आर डिस्कसिंग द डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब हम न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बीच में डिफरेंस पढ़ रहे हैं। देखो आप, न्यूक्लियोसाइड जो है अगर हम देखें तो यूनिट फॉर्म करता है बाय द अटैचमेंट ऑफ द बेस टू द 1' पोजीशन ऑफ शुगर। हमने पढ़ा था कि जो डीएनए या आरएनए है वो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड्स क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं। पर न्यूक्लियोटाइड बनने से पहले क्या है, न्यूक्लियोसाइड बन रहा है। न्यूक्लियोसाइड कैसे बन रहा है, जो शुगर बेस है, शुगर के साथ जो हमारा शुगर है, शुगर के साथ जब बेस की अटैचमेंट हो जाती है तो वो बेसिकली क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड। When a unit is formed by the attachment of a base to 1' position of a sugar। ठीक है, ये इसमें नंबरिंग 1' 2' इसलिए करी जाती है क्योंकि बेस के अंदर भी नंबरिंग होती है। उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए जो शुगर के अंदर जो नंबरिंग है वो 1' 2' 3' करी जाती है। तो न्यूक्लियोसाइड बेसिकली एक जनरल रिप्रेजेंटेशन करी जाए शुगर और बेस के कॉम्बिनेशन को कहते हैं न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड क्या है, उस शुगर बेस में जब फॉस्फोरिक एसिड भी अटैच हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। ये शुगर आपने बेसिकली ये 5 मेंबर का रिंग बना लिया। ठीक है, अब इसमें 1' पोजीशन पे बस बेस इस तरह से दिखाना है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोसाइड की रिप्रेजेंटेशन हो गई और जनरल हो गया कि ये शुगर है और इस पे बेस हमने अटैच कर दिया। ठीक, तो ये बेसिकली बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। अब इसी न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फोरिक एसिड इस 5th कार्बन में 5' पोजीशन में ये यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड अटैच हो जाता है तो वो बेसिकली क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड टू फॉस्फोरिक एसिड एट 5' पोजीशन ऑफ शुगर वी गेट दी न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। जनरल रिप्रेजेंटेशन शुगर बेस तो पहले से ही था जिसे हमने न्यूक्लियोसाइड बोला। अब इस शुगर बेस के अंदर फॉस्फोरिक एसिड जब बॉन्ड बना लिया तो वो क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया। तो डीएनए आरएनए बेसिकली क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड बन गया। समझ आ गई बात ये चीज। ठीक, अब आगे हम डिफरेंस कर रहे हैं बिटवीन दी डीएनए एंड आरएनए। अब हम आगे पढ़ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन दी डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, अब सबसे पहले देखो इनके बीच में डिफरेंस। जो डीएनए में जो शुगर प्रेजेंट होती है वो 2-डीऑक्सीराइबोस होती है और आरएनए में जो शुगर प्रेजेंट होती है दैट इज राइबोस प्रेजेंट होती है। डीएनए के अंदर भी 4 बेसेस हैं, आरएनए में भी 4 बेसेस हैं, दोनों में बेसेस 4 है लेकिन एक बेस का डिफरेंस होता है दोनों में। जैसे कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये 3 बेसेस इसमें भी है और इसमें भी है, पर 4th बेस इसमें थायमिन होता है और इसमें 4th बेस कौन सा होता है, यूरेसिल होता है। आरएनए में यूरेसिल होता है 4th बेस और इसका 4th बेस थायमिन होता है और पहले 3 बेसेस दोनों में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। डीएनए की डबल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है और ये सिंगल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, एक डिफरेंस हो गया इनके बीच में शुगर का, एक बेस का, और एक ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है वो सिंगल स्ट्रैंड। फिर इनके फंक्शंस के बीच में डिफरेंस। डीएनए हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन, आरएनए नहीं करता है। डीएनए कंट्रोल द ट्रांसमिशन ऑफ हेरेडिटी इफेक्ट, जबकि आरएनए कंट्रोल करता है सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। तो ये मेन डिफरेंसेस हैं बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो आपको आई होप बायोमॉलिक्यूल्स अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं और ये चैनल आपको हेल्पफुल लग रही है तो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और औरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। थैंक यू। जो चैनल है, जो आइंस्टाइन क्लासेस का जो चैनल है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए कि सर्च बार में जाइए और वहाँ पे आप आइंस्टाइन क्लासेस टाइप कीजिए। जब आइंस्टाइन क्लासेस आप टाइप करेंगे तो उस केस में आपके सामने जो है ये आ गया आपका, राइट, ये देख रहे हैं आइंस्टाइन क्लासेस। इसको आप क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करते ही आप डायरेक्टली जो है हमारे होम पेज पे पहुंच जाएंगे। ये देख रहे हैं आप, होम पेज हमारा है आइंस्टाइन क्लासेस का। इसमें काफ़ी कुछ आपके लिए है मटेरियल और आपको सपोर्ट करने के लिए, आपकी पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए, जिसका आप डेफिनेटली यूज कीजिए। लाइक जैसे देखिए IIT JEE मेंस एंड एडवांस फिजिक्स का आप देख रहे हैं। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं मैथ्स का केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर हाउ टू प्रिपेयर JEE के लिए। देन इसके बाद आप देख रहे हैं ये JEE मेन एडवांस के लिए शॉर्ट कर दिए गए हैं। फिर JEE मेन एडवांस के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देन मैथ्स का डेफिनेट इंटीग्रेशन है। बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो आपके लिए बनाए गए हैं। नीट PMT की प्रिपरेशन यदि कोई कर रहा है तो उसका भी हमने वीडियो लेक्चर कई सारे बना रखा है, तो उसको आप देख सकते हैं। फिर क्लास 12th के लिए मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह के लिए जो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर CBSE, ये सारा कुछ है। मैट्रिक्स का चैप्टर है, ये सब आप देखिए। डिटर्मिनेंट देखिए, कई सारे चैप्टर्स हैं।
इसी तरह से क्लास 12th का एक अलग सेक्शन बना हुआ है जिसमें डिफरेंट चैप्टर्स हैं हर सब्जेक्ट के, वो आप देख सकते हैं। फिर क्लास 11th जो देखिए क्लास 11th का आप देख सकते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फिजिक्स, काइनेमेटिक्स वगैरह बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। फिर क्लास 10th का है, कैट MBA प्रिपरेशन के लिए भी है। इस तरह से आपको कई सारे डिफरेंट लेवल पे वीडियो लेक्चर्स कई सारे सब्जेक्ट्स को आपको मिल जाएंगे जो कि आपके पढ़ाई के लिए सपोर्ट कर सकता है। तो डेफिनेटली आप इसका यूज कीजिए, राइट। दूसरों को बताइए इस चैनल के बारे में ताकि वो भी उसका बेनिफिट ले सकें, राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं।